नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कर्नाटक चुनाव प्रचार की, जिसका शोर तो थम गया है, लेकिन इस प्रचार में बीजेपी ने एक बार फिर सियासत में धर्म का तड़का लगाया है। साथ ही साथ कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं थमा चुनाव प्रचार, लड़ाई आर पार। कर्नाटक का चुनाव काफी दिलचस्प हो चला है। आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। वैसे कर्नाटक चुनाव के प्रचार में दोनों दलों के दिग्गजों, राजनेताओं ने जमकर रैलियां की, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए, वार पलटवार भी हुए और देखते ही देखते इस चुनाव में बजरंग दल को बैन करने से लेकर बजरंग बली तक बात पहुंच गई। और क्या हुआ खास वार पलटवार में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अहम। बीजेपी के दक्षिण में विस्तार के लिए अहम। कांग्रेस की विजय से पार्टी में आएगी नई जान। क्या कांग्रेस मारेगी बाजी या रुकेगा बीजेपी का विजय रथ? कर्नाटक चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक बार फिर घमासान देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में रोड शो किया। वो पिछले 3 दिन से कर्नाटक में हैं। तो वहीं सोनिया गांधी ने कई जनसभाओं को संबोधित किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के ज्यादातर ओपिनियन पोल के आंकड़ों में कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी। सभी सर्वे में बीजेपी की सरकार बनने की कम ही संभावना व्यक्त की गई थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया, बीजेपी को माहौल बनाने का मौका मिल गया। बीजेपी के सारे छोटे बड़े कांग्रेसी पार्टी और उसके घोषणा पत्र पर हमलावर हो गए। पार्टी ने पूरी रणनीति के साथ बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया और कांग्रेस को हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बजरंग बली को ताले में जड़ने का काम किया है। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के नेता भी सामने आए और बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ने पर धर्म का अपमान बताया और कहा कि दोनों को जोड़कर देखने का कोई आशय साबित नहीं होता। हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूँ। मेरे लिए हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो पूरी तरह से मैं बोल सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की, जिनके विषय में आपके अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था, याद है 2017 में, कि ये आईएसआई से संबंधित लोग हैं, आईएसआई सर्टिफाइड पार्टी है। फोन उठाइए प्रधानमंत्री जी और पूछिए जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या विचार है उनके बजरंग दल के विषय में।
बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे? ये अपमान नहीं सहेंगे हम। कैसे अपमान कर सकते हैं वो बजरंग बली का हम? अरे हमारी भी श्रद्धा है, हमारी भी आस्था है, हम अपने दिल के पास रखते हैं अपनी आस्था को, लेकिन कोई सीमा होती है अपमान करने की हमारी आस्था। आप कैसे अपमान कर सकते हैं मेरी आस्था का? माफी मांगे प्रधानमंत्री इस देश से और करोड़ों ऐसे भक्तों से जो बजरंग बली को अपने दिल के करीब रखते हैं। लेकिन कांग्रेस चाहे जितनी दलील दे ले, बीजेपी इस मुद्दे पर माहौल बनाने में सफल होती दिख रही है। चुनाव पर कितना असर होगा ये देखना होगा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश की जनता को एक बड़ा लॉलीपॉप दे दिया है, वो है आरक्षण। घोषणा पत्र के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतने पर 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% करने का ऐलान किया है, जो कि कानूनी पर पेचों से भरा है। वहीं अल्पसंख्यक आरक्षण को फिर से लागू करने की बात कही। अब बीजेपी ने मुस्लिमों को आरक्षण देने के वादे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल चुनाव से पहले ही प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया था। अब चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के मुस्लिम आरक्षण को प्रदेश में लागू नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी इसे कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण बताने से नहीं चूकी। कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो ये 4% मुस्लिम रिजर्वेशन फिर से ला देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, किसका कम कर लाओगे? किसका कम कर लाओगे? एससी का कम करोगे? एसटी का कम करोगे? लिंगायत का कम करोगे? मुझे बताइए किसका कम कर लाओगे? क्यों गुमराह कर रहे हो भाई? भारतीय जनता पार्टी कभी भी अब इस राज्य में मुस्लिम रिजर्वेशन को वापिस नहीं आने देगी। ये हमारा कर्नाटक की जनता को वादा है, वादा। कांग्रेस पार्टी के नेता हर चुनाव में गलती जरूर कर बैठते हैं, वो है प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द। इस बार भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वही गलती कर बैठे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बता दिया। इस विवादित बयान से बीजेपी नेताओं को बड़ा मौका मिल गया। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ, ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी रैलियों में खुद को जहरीला सांप कहे जाने पर कांग्रेस पर जमकर चुटकी ली और कहा कि नाग तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। जाहिर है कांग्रेस भूल गई कि हर बार मोदी पर अब शब्दों से हमला बीजेपी के लिए फायदेमंद ही साबित होता रहा है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। कर्नाटक के चुनावी मैदान में हालिया चर्चित फिल्म द केरल स्टोरी का मसला भी छाया रहा। बीजेपी ने इस फिल्म का जिक्र करके कांग्रेस पर एक तो आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, वहीं हिंदू ध्रुवीकरण करने का प्रयास भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने फिल्म का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने ऐसे आतंकवाद के आगे घुटने टेक दिए हैं। जाहिर है बजरंग बली, मुस्लिम आरक्षण और द केरल स्टोरी के नाम का जिक्र करके बीजेपी हिंदू वोट बैंक को इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने जब भगवान शंकर के गले में नाग होने की बात कही, तो इसे भी एक प्रकार से हिंदुत्व से जोड़कर ही देखा जा सकता है। स्पेशल डेस्क न्यूज आवर। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। केरल में जो प्रचार हुआ है और आज जो प्रचार थम चुका है, तो इसमें क्या क्या हुआ और
कैसे कैसे आरोप प्रत्यारोप लगे और इन आरोप प्रत्यारोपों के पीछे की सच्चाई क्या है और किन्हें अपनी ओर पोलराइजेशन करने की प्रयास किया गया। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। एक बात और आपको बता दें कि इन जो ये राजनीतिक रैलियां हुई हैं और इनमें जो धार्मिक नारे दिए गए हैं, इस पर जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि चुनावी सभा में धार्मिक नारे पीएम द्वारा लगाया जाना कितना जायज है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं, रवि पराते नेता एनसीपी, डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता, हरीशचंद्र श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता, शुरुआत आपसे। कर्नाटक में प्रचार थम गया है, चुनाव प्रचार थम गया है। लगातार ऐसे बयान दे दे करके कांग्रेस कर्नाटक में फंसती हुई पाई गई है जिससे वो बच सकती थी। प्रधानमंत्री को जहरीला सांप की बात अगर जो करें, बजरंग दल पर बैन की बात करें, और तमाम ऐसी बातें। क्या कांग्रेस के लोग होमवर्क करके कोई बात नहीं करते क्या? देवेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। धन्यवाद आपकी राय देने के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी कोई राजनीतिक पार्टी अपने काम करती है तो बिना होमवर्क के कोई काम नहीं होता है जी। क्या इस देश में इतनी तानाशाही हो गई है कि सत्ताधारी पार्टी से पूछ के अपने बातें तय की जाएंगी क्या? कि वो जो कहेंगे या वो जो चाहेंगे वही कहा जाए, वही सच है, वही कहने की जरूरत है और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है? क्या ऐसा कुछ है क्या देवेंद्र जी? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है जी। धन्यवाद। दिक्कत इस बात की है कि जिस देश में न जाने कितनी पीढ़ियों से आपके, मेरे और जन जन के हृदय विराजने वाले बजरंगबली को एक राजनीतिक पार्टी 1984 में बने इस राजनीतिक संगठन के तहत जो काम कर रहा है, बीएसपी या फिर आरएसएस, उसके संगठन को जिसकी यात्रा के लिए बनाया गया था कि यात्रा में लोग चलेंगे तो रक्षा की जाएगी, जो भी था उसका इतिहास विनय कटियार जी ने बनाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसकी तुलना बजरंगबली से कर रहे हैं। क्या इस देश की ये स्थिति हास्यास्पद नहीं है? या नरेंद्र मोदी जी को पता ही नहीं है कि बजरंगबली इस सार्वभौम सत्य स्थापित देव है? और आप उनकी तुलना कर किससे रहे हैं और हम किसकी बात कर रहे हैं? और आप जनता को फिर से पकड़ा रहे हैं। आप कांग्रेस की गालियां छीन रहे हैं। आपके पास विकास क्या किया गया है इसकी कोई लिस्ट नहीं है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की दुर्दशा का कारण क्या है? अरे भाई 91 गाली गिनने से अच्छा था जो दिन भर आप करते हो, दिन भर कांग्रेस को कोसते हो, जाने कितने लाखों बार कोसा होगा आपने, वो सब छोड़ छाड़ के, गाली छोड़ छाड़ के, अरे कम से कम बैठ के विकास के कुछ काम कर लिए होते तो कम से कम गिरा तो पाते जी। सोचिए, प्रचार में मणिपुर जैसे राज्य में 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। आधिकारिक ये पुष्टि हुई है कि इससे ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का एक बयान नहीं आया होगा। जंतर मंतर पे बेटियां रो रही हैं, जो अस्मिता इस देश की हैं, जिन्होंने इस देश को गर्व का अनुभव कराया है, वो रो रही हैं। उन पे एक बयान नहीं आया है। लेकिन सुबह उठते बैठते सोते जागते कांग्रेस के लोगों को, अपने पूर्वजों को, अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों को दिन रात कोसने वाले, उनके किए गए कार्यों की अवहेलना करने वाले, उनके विकास के कामों को बेचने वाले और उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले, उसी में अटल जी को भी जोड़ देने वाले माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास वो एक काम बचा है और वो दूसरे में खड़ा करते हैं। आप उनके बयानों को देखिए, ऐसा लगता है कि उनका जो लिखित बयान देता है वो पढ़ता भी नहीं है, वो प्रश्न प्रधानमंत्री पे खड़ा कर रहा होता है। लेकिन प्रधानमंत्री समझ ही नहीं पाते हैं कि वो अपनी ही बात कर रहे हैं। हमें जनता के ऊपर है ना कि कम से कम समझदार तो हो जाए, वो समझने लगे कि इनको जो बातें कहनी है जो अपने बारे में है वो दूसरों का नाम लेके कहते हैं। अरे विकास का काम किया होता 9 सालों में तो आपके पास मुद्दे थे, रैलियां इतनी है, पैसा इतना आपके पास है, आप रोज रैली कर रहे हो,
रोज रोज शो कर रहे हो। अरे कम से कम एक लिस्ट हाथ में होती, आप बताते कि मैंने इतना काम किया है, हमारी सरकार ने इतना काम किया है। आपके पास कांग्रेस का नाम नहीं होता, आप अपने कामों की चर्चा कर रहे होते, आपको गालियों की चर्चा नहीं करनी पड़ती, आप बताते कि आपने क्या क्या किया हुआ है, जनता को आपको क्यों चुनना चाहिए। लेकिन पिछले 9 वर्षों से पहले से इनका एकमात्र काम है पानी पी कर कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सबका नाम लेके अपने कामों को घटा कर देते हैं। अपने कोई काम नहीं इनके पास, इनके पास मात्र एक काम है, दूसरों के घर में झांकना, हमारे घर में क्या हमने किया उसकी कोई बात न करना। तो कर्नाटक की जनता इन बातों से, उनकी रेडियो में जो भीड़ आ रही है और जिस तरह वो बातें कर रहे हैं और जो लोगों का रुझान है वो आप जानते हैं, देवेंद्र जी की बता रहे हैं कि झूठ बहुत दिनों तक नहीं चलता है, चल सकता है क्योंकि झूठ की पांव तो होते नहीं है, लेकिन बहुत समय तक वो स्थिर नहीं रह सकता है। और प्रधानमंत्री की बातों से वो बात स्पष्ट होने लगी है। जी ठीक है, ठीक है। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, बीजेपी प्रवक्ता जी, जवाब दीजिए आप। देखिए, कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, विद्वान प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा जी ने बहुत सारी बातों का जवाब तो खुद ही दे दिया। कांग्रेस बहुत संविधान करती है, संविधान की बातें उनके हर मंच से की जाती हैं, और संविधान की सोनिया जी ने अगर उनके घोषणा पत्र में कहा गया कि 75% आरक्षण देने जा रहे हैं, तो संविधान की धज्जियां तो खुद ही उड़ा रही हैं। मुस्लिमों को 5% आरक्षण की बात कर रही हैं, तो ये तो संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं, क्योंकि कहीं धार्मिक आधार पे संविधान में आरक्षण की बात का प्रावधान नहीं है। तो एक अपीजमेंट की पॉलिसी को लेकर के कांग्रेस अपनी अगर सियासत की बैठानी पार करना चाहती है, तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस सियासत में देख रही। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस के लीडरान को सोनिया जी हो, राहुल जी हो या खड़से जी हो, इनको भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सोनिया गांधी जी ने ही तो मोदी जी को खून का सौदागर बताया था। तरह तरह से उनको साफ बता देना, और इस तरह की बात किसने कही? ये अगर होमवर्क करके उन्होंने, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी ने कहा बहुत होमवर्क करके बोलते हैं कांग्रेस के लीडर, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का होमवर्क क्या है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो बहुत माननीय लीडर हैं, उनका होमवर्क क्या है, और किस तरह की भावना उनकी देश के अन्य लोगों के प्रति है, और माननीय प्रधानमंत्री के प्रति किस तरह की भावना है, ये भी आप सोच सकते हैं बड़ी आसानी। ठीक है। तो कांग्रेस जो सोच रही है, कांग्रेस हमेशा सुसाइडल तो कांग्रेस सतह करती है। आप केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हो, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के आप सत्ता की बैठानी पार करना चाहते हो, और आप ये क्लेम करते हो पूरी देश हमी ने बनाया है, तो ये तो चलने वाला नहीं है। आप अगर बहुसंख्यक जो जनता है उसको आप उपेक्षा करके आप कह रहे हैं साहब हम बजरंग दल पे बैन लगा देंगे, तो बजरंग दल ने कौन सा राष्ट्र विरोधी काम किया था आप बात कर रहे हो? पीएफआई तो आतंकवादियों से मिली हुई है, तमाम गतिविधियां उसकी राष्ट्र विरोधी है। तो ये अगर कोई कहता है आप कर्नाटक को सॉवरेन स्टेट बनाना चाहती हैं, तो ये जो मुद्दे हैं, और सुधा जी कह रही थी कि मोदी जी का काम केवल दूसरे घर में झांकना है। पॉलिटिक्स जो भी दल कर रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में जो लोग भी हैं उनके हर भाषा का, हर कृत्य की विवेचना होती है, उस पर लोग टिप्पणी करेंगे। जो आप पब्लिक डोमेन में न होते तो उस पर कोई चर्चा न होती। लेकिन पब्लिक डोमेन में एक ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बड़े नेता हैं, कर्णधार हैं, जो लंबे कालखंड तक भारत में रूलिंग पार्टी रही है, और उसका नेता बोलेगा और उसकी जो कार्यशैली है उस पर देश टिप्पणी नहीं करेगा। ठीक है। अगर कांग्रेस को दम्भ है, कांग्रेस के नेताओं को दम्भ है जी, ठीक है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में दम तो किसी का चलता नहीं। ठीक है, ठीक है। और डॉक्टर सुधा मिश्रा जल्दी से, ठीक है, इसके बाद हम रवि पराते जी के पास जाएंगे। जी डॉक्टर जल्दी से। मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं आया। मेरी बात सुनिए,
लीजिएगा, मेरी बात का मैं चाहती हूँ। अभी ये बजरंग दल पे पूछ रहे थे, तो मैं भाई से बोलना चाहूंगी, आपके नेता है माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनसे पूछ लीजिए कि वो बजरंग दल के बारे में क्या कहते आए हैं और क्या उनका नजरिया और क्या उनका बयान है, तो आप खुद समझ जाएंगे, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, मेरे प्रश्नों का उत्तर जो आपने दिया वो अच्छा, आपने भी वही काम किया कि अपना हम नहीं बताएंगे, लेकिन जो दूसरों ने किया है, मैंने बेचा है, वो भी नहीं बताएंगे। हम बस इधर उधर की बातें करेंगे, मुद्दों की न बात करेंगे, न विकास की बात करेंगे, न जनता की बात करेंगे, कुछ बात नहीं करेंगे, बस बोल बोल चक्कर झिल्ली की तरह घूमते रहेंगे, घुमाते रहेंगे जनता को। अब छोड़िए, कम से कम विकास की बातें करिए, महंगाई पे जो बात नहीं है, आप आरक्षण की बात कर रही हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रही हैं, ये मुद्दे की बात आपको नहीं लगती? आप जहरीले वचन बोल रहे हैं, ये मुद्दे की बात नहीं है। आप संविधान के प्रावधानों को टाइपराइट करने की बात करें, ये मुद्दे की बात नहीं है। अगर आपके लिए मुद्दे की बात नहीं होगी, लेकिन देश की जनता जनार्दन के लिए मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात है। अगर आपका होमवर्क यही है कि आप देश की जनता जनार्दन को दरकिनार रख करके, आप देश की जनता जनार्दन को दरकिनार रख करके अपनी रूलिंग चलाना चाहते हैं, तो मुझे तो लगता है कि लोकतंत्र में यह बर्दाश्त नहीं है। अगर ये लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, जनता जनार्दन अगर होती, आप ऐसे मुस्लिम शब्द का प्रयोग तुष्टीकरण के साथ नहीं करते। आप लोगों ने देश का जो बंटवारा कर रखा है धर्म के नाम पे, ठीक है, लोगों ने जनता को बदले से बुला रखा है कि देश के ठीक है, हम आप दोनों के पास आएंगे, दोनों के पास आएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रवि पराते जी बड़ी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं जी। रवि पराते जी एनसीपी नेता है, बड़ी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। रवि पराते जी, शरद पवार जी ने कहा है कि चुनावी सभा में धार्मिक नारे लगा रहे हैं पीएम मोदी, ये अच्छी बात नहीं है जी। आशय क्या है, हम समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यह इलेक्शन है, और यह जो इलेक्शन है कर्नाटक में जो इलेक्शन चालू है विधानसभा का, उसमें तो मुझे लगता है कि धार्मिक नारे वैसे भी नहीं लगाना चाहिए। अब जैसे कि कांग्रेस ने अभी जितने भी बातें अभी यहाँ हो रही थी कि कांग्रेस ने जो स्टेटमेंट दिया है कि बजरंग दल पर बंदी आना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, जैसे कि हम लोग देखते हैं हमेशा बजरंग दल जैसा जो संगठन है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम हिंदू ऐसे कुछ मुद्दों पे ही लड़ते हुए हमें दिखता है। लेकिन जैसे कि और भी मुद्दे हमारे देश में है, अभी हम देख रहे हैं कि अभी फिलहाल में अभी की स्थिति में दिल्ली में कुछ हमारे पहलवान जो है वो उपोषण पर बैठे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो ब्रजभूषण जी जो खासदार है उनके विरोध में वहां पर वो उपोषण पर बैठे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता उनके तरफ से बोलने को तैयार नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता उनकी तरफ से बोलने के लिए तैयार नहीं। चलिए ठीक है, हम इस पे भी बात कर लेंगे अपने कार्यक्रम में, लेकिन हम लोग कर्नाटक चुनाव पे बात कर रहे हैं, टॉपिक तो हमारा वही है कर्नाटक चुनाव, तो कर्नाटक चुनाव पे आइए। जी जी बोलिए। कर्नाटक चुनाव पे जो धार्मिक नारों की बात शरद पवार जी ने कहा है, उसका आशय समझना चाहेंगे कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। लोग जाते हैं, ओवैसी भी जाते हैं, अगर जो किसी चुनावी सभा में तो अल्लाहू अकबर तो कहते ही कहते हैं, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता है सबकी। अगर जो उन्होंने बजरंगबली के नारे लगाए, धार्मिक नारे लगाए, तो क्या गलत किया? जी नहीं, उसमें हमें नहीं लगता है कि कुछ गलत है। और देखिए ऐसा है कि पवार साहब ने जो आदरणीय शरद पवार साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको आप अच्छे से तरीके से एक बार समझ लीजिए। उनका कहना ऐसा है कि सिर्फ इलेक्शन के समय पर ही क्यों धार्मिक नारे लगाए जाते हैं। इलेक्शन जो भारतीय जनता पार्टी जो है जो हिंदुत्व का कार्ड खेलती है, जब भी इलेक्शन आता है, इलेक्शन आया क्या उस समय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के तरफ से या हिंदुत्ववादी संगठन की तरफ से कहीं न कहीं जनता के सामने हिंदुत्ववादी, जैसे किसी भी प्रभु श्री राम का अगर आप नाम लो या प्रभु श्री हनुमान जी का अगर नाम लो, तो ऐसे कहीं नारे जो है वो लगाकर जो भावनात्मक जो ये है वो भड़काने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होते रहता है। ठीक है, तो पवार साहब ने उस पर जो है वो अपनी टिप्पणी की हुई है कि चुनाव के समय ही क्यों इस तरह के नारे लगते हैं, धार्मिक नारे। जी जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी। नहीं, आप ये बताइए कि चुनाव का टाइम नहीं जब कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल के बैन की बात कही,
उसका उत्तर नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अपनी बजरंग दल पे बैन का उत्तर ये जय बजरंग बली का नारा दे करके दिया जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो बजरंग बली के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके अनुगामी हैं, उनके नाम पे जो संगठन है, तो बजरंग पुनिया की तरफ से क्यों मार खा रहे हैं? उससे बैन की बात होगी तो फिर जो देवेंद्र जी से पूछिए, अगर बजरंग नाम होने से अनुयायी लोग बन जाते हैं तो बजरंग पुनिया जंतर मंतर पे पुलिस तरफ से आ रहे हैं, तब इन लोग को तकलीफ नहीं हो रही है क्या? जी, इसका भी तो जवाब देना होगा। देखिए, ये जो आउट ऑफ ट्रैक बात करने का मतलब अरे नहीं गजब बात कर रहे हैं आप। बजरंग बली का पर्याय हो गया, लेकिन बजरंग नहीं हुआ। बजरंग पूनिया को एक साथ कोच मत करिए। बजरंग पूनिया को एक साथ कोच करने को नहीं, भावनाएं आहत हो रही है। बजरंग पूनिया को आप पिटवा रहे हैं तो भावनाएं आहत नहीं हो रही है। इसीलिए ऐसा कहीं संविधान में नहीं है, जो बातें हैं ऐसा कहीं संविधान में नहीं है। तो कहीं भी लिखा है बजरंग धार्मिक लगाए, आप जय बजरंग बली का नारा लगाए, ऐसा कहीं ऐसा है कि धर्म के नाम पर जो ये जो गंदी राजनीति जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा की जाती है, अभी इसे कहीं न कहीं पे रोकना चाहिए। जिस संविधान ने हमें ये सब चीजें कहने की, बोलने की आजादी दी हुई है कि कभी भारतीय जनता पार्टी ने जय संविधान का नारा दिया नहीं दिया। और इलेक्शन को खास करके चुनावी माहौल को देखते हुए ये सारी रंजिशें जो है वो चुनाव को देखते हुए ही क्यों पैदा भारतीय जनता पार्टी अगर धार्मिक नारे पे ये बात है तो रवि पराते जी, जैसा कि अभी बीजेपी कह रही है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात संविधान नहीं कहता, लेकिन कांग्रेस तो कर रही है बातें धार्मिक आधार पर आरक्षण की बातें, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, कांग्रेस जो है वो हमेशा ही संविधान का समर्थन करने वाली एक पार्टी है और कांग्रेस ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। कांग्रेस ने ही कई बार, मतलब कि मुझे बताइए कि ऐसे कई जगह पर जितने भी आंदोलन हमेशा जब कांग्रेस की सरकार थी, बजरंग दल ने ऐसे बड़े बड़े आंदोलन वो सब ठीक है, लेकिन आप ये बताइए धर्म के आधार पर जो आरक्षण की बात हो रही है पराते जी, धर्म के आधार पर जो आरक्षण की बात हो रही है, क्या वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक? पहले तो ये आप ही ये बताइए। जी, मैं बिल्कुल कहूंगा कि संवैधानिक है। जी, संवैधानिक है, जबकि बीजेपी इसे गैर संवैधानिक मानती है। जी, हमारे बीजेपी को छोड़ दीजिए, अगर आप संविधान की बात करते हैं तो संविधान की किस धारा में कहाँ लिखा है कि धार्मिक आधार पे आप आरक्षण दे सकते हैं? आप मुझे बताइए, या कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं कि धार्मिक आधार पर संविधान में कहाँ व्यवस्था है आरक्षण की? ये दोहरी चाल कांग्रेस ये मुस्लिम आरक्षण की बात करके मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है और दूसरे को आरोप लगाती है कि वो धार्मिक भावना भड़काते हैं। पसमानदा मुस्लिमों को लेके प्रधानमंत्री जी ने क्या बयान दिया था बताइए? वो संविधान पसमानदा मुसलमान वो है जो पिछड़े हैं, मुसलमानों में जो पिछड़े हैं, वो पसमानदा का मतलब तो गरीब और पिछड़े, गरीब और पिछड़ों की समृद्धि और खुशहाली ये सरकार का लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, वो उनकी खुशहाली आवे, उनकी समृद्धि आवे, ये पार्टी के हमारे लक्ष्य है। ऐसे देश को बचना चाहिए, जनता को बचना चाहिए, क्योंकि ये सिलेक्टिव हमेशा एस्पेक्ट लेके जनता को बरगलाने का काम करते हैं और जनता को इनकी नीतियों और इनके जो नीति तत्व है जिनको ये जनता के से बंटवारा करना चाहते हैं, सचेत होना पड़ेगा। कांग्रेस बंटवारा तो कांग्रेस करती आई है, आज कांग्रेस इस बंटवारे की रणनीति में फेल हो गई है। जात पात की राजनीति करके समाज में बंटवारा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। देखिए, मैं उस नागपुर शहर से आता हूँ, जिस नागपुर शहर में संघ का मुख्य कार्यालय है, जिस नागपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि कुछ ही वर्ष पहले नागपुर शहर के बड़े बड़े मंदिर तोड़े गए। उस समय भारतीय जनता पार्टी के कई नेता अपने घर में छुपे हुए थे और इलेक्शन आए, चुनाव आए तो चुनाव जी मैं ठीक है, कर्नाटक के इलेक्शन है, नहीं मैं समझता हूँ ये इलेक्शन जो है वो कर्नाटक के है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का असली रूप जो है वो आपके माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ, लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो असली रूप है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ साल पहले नागपुर शहर में अनेक मंदिर तोड़े गए हैं, लेकिन उस मंदिर के बचाव में क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं आए, संघ के नेता क्यों नहीं आए, बजरंग दल क्यों नहीं बोला सामने, तब बजरंग दल क्यों चुपचाप था? ये सवाल क्या हम नहीं पूछ सकते हैं? हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। कौन देश विरोधियों के साथ खड़ा है, कौन आतंकवादियों का साथ देता है, कौन आतंकवादियों के साथ खड़ा है, और कौन ऐसी भाषा बोलता है जिससे पाकिस्तान और पड़ोसी मुल्क जो भारत से शत्रुता रखते हैं वो प्रसन्न हो। ये देश और दुनिया सब जानते हैं और देश की जनता जानती है। इसीलिए कांग्रेस को पूरी तरह सफाया कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता साहब को मेरा सवाल है, नागपुर शहर में जिस शहर में संघ का मुख्यालय है, तभी जब मंदिर टूटे गए तब बजरंग दल जैसी संगठना क्यों चुपचाप थी? भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों घर में छुपे हुए थे? उसका पहले देखिए, मैंने आपको बताया कांग्रेस पार्टी किस तरह से आतंकवादियों के पक्ष रहती है, कैसे उनके साथ खड़ी होती है, कैसे राष्ट्रवादियों के साथ खड़ी रहती है, ये आज देश की जनता बखूबी जान रही है। इसीलिए कांग्रेस को सफाया कर रही है। ठीक है सर, कांग्रेस के पाप जो है वो उसको उसका फल दे रही है। अरे साहब, ये देश की जनता सब जानती है, ये देश की जनता तिरंगे को मानने वाली जनता। चलिए ठीक है, समझिए, ठीक है। कर्नाटक की जनता आने वाले कर्नाटक का चुनाव प्रचार थम चुका है और हमारा भी समय जो ये कह सकते हैं कि हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कर्नाटक में जो हो रहा है और जो हुआ है और जिस तरह के प्रचार हुए हैं, उस तरह के प्रचार में ये देखा जा रहा है कि बीजेपी ने राजनीति में फिर धर्म का एक तड़का लगाया है, बजरंग दल से बजरंग बली को राजनीति में खसीटा है और इसको धार्मिक आस्था का नाम देते हुए वोटों का पोलराइजेशन करने की कोशिश की है। साथ ही साथ अगर जो बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी तमाम ऐसे मुद्दे उठाए हैं मुस्लिम आरक्षण के, साथ ही साथ एक वर्ग को वो साधने की कोशिश की है और एक बड़े वर्ग को बीजेपी साधने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि कौन किस वर्ग को साधने में सफलता हासिल कर पाया है। यह तो अब आने वाला वक्त बताएगा और तब तक हमें और आपको इंतजार करना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।